रहमान 26 साल का एक बाप अपने 4 बच्चों को कंधे पर उठाकर भाग रहा है। उसका घर 2 किलोमीटर दूर था दरिया से, लेकिन पानी इतना तेजी से आया, पहले दहलीज पार कर दी, फिर छत तक पहुंच गया और उसका घर पूरा का पूरा डूब गया और उसकी फैमिली बेघर हो गई। आज रहमान अपने 33 रिश्तेदारों के साथ एक स्कूल के छोटे कमरे में रहता है। पतली चटाइयाँ, भीड़ भरा माहौल और बच्चे जो भूख और उदासी में घूमते रहते हैं। लेकिन यह सिर्फ रहमान की कहानी नहीं है। 2010 का फ्लड पाकिस्तान के लिए एक क़यामत था। 20 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए। 78 ज़िले पानी में डूब गए, 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 मिलियन घर मिट्टी में मिल गए। पंजाब के तो 200 गांव पूरे के पूरे डूब गए। सिर्फ खेती और जानवरों का नुकसान ही 9.7 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ जो पहले ही गरीबी में डूबे हुए थे। किसान जो सिर्फ अपनी फसल और जानवरों पर गुजारा करते हैं, उनकी रोजी रोटी चली गई, उनके घर टूट गए, जानवर मर गए, फसल खत्म हो गई। उनके लिए फ्लड एक दिन का नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी भर का नुकसान था। विजुअल्स दिल दहलाने वाले थे। सेम रिपीट होता है 2022 में। दुनिया ने पाकिस्तान को फ्लड एपोक्लिप्स कहा। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पूरा पानी में डूब चुका है। सिंध के गांव डूब गए। बलूचिस्तान के कई इलाके बाकी मुल्क से कट गए। ना रोड, ना रास्ते, ना मदद। लाड़काना से दादू तक लोग सिर्फ अपनी छत पे बैठकर मदद का इंतजार करते रहे। फिर अगेन कैमरे से तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी। 33 मिलियन लोग इस फ्लड से सीधा अफेक्ट हुए और 1700 से ज़्यादा लोग मारे गए। सिर्फ एक सीज़न के फसल का नुकसान ही 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 2010 के सुपर फ्लड के बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि अब 2010 कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन 2022 आने के बाद सब कुछ बदल गया। वही मंजर, वही चीखें, वही बेबसी। हुकूमत ने तैयारी करने के बजाय सिर्फ नारे लगाए, 2010 दोबारा रिपीट नहीं होगा। 2022 का फ्लड कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ये सिर्फ मैं तुम्हें याद दिलाना चाह रहा हूँ 2010 से हमने कुछ नहीं सीखा था। और अब सोचो रिसेंटली 2025 में क्या हो रहा है। वसीम अहमद, एक आम सिक्योरिटी गार्ड, 12 घंटे की ड्यूटी करके घर आया। पसीना, गर्मी, थकान सब जिस्म को जला रही थी। दरवाज़ा खोला, एक गिलास पानी मांगा, पिया और ज़मीन पर गिर गया। हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डेथ का रीज़न गर्मी थी। ये थी हालत 2024 में सिंध की। सिंध आग का तंदूर बन गया था। कराची का थर्मोमीटर 47.2 डिग्री सेल्सियस पर रुका हुआ था, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसा फील हो रहा था 49 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो और सांस लेते लेते दम घुटने लगे तुम्हारा। और ऊपर से पावर कट्स, बिजली गई, फैंस बंद, एसी बंद, लोग सड़कों पर गिर गिर के मर रहे थे। और मीडिया हेडलाइन क्या चल रही थी पता है? टेम्परेचर टचेस 49 डिग्री सेल्सियस इन कराची, जैसे कोई क्रिकेट का स्कोर हो। सिविल हॉस्पिटल कराची में सिर्फ 4 दिनों में 267 हीट स्ट्रोक के पेशेंट आए और 12 ने वहीं दम तोड़ दिया। वार्ड्स फुल थे, बेड खत्म थे, लोग फ्लोर पे पड़े हुए थे। आईवी ड्रिप्स की शॉर्टेज थी, डॉक्टर की आंखों में बेबसी दिख रही थी। उन दिनों ईदी एम्बुलेंस 30 से 40 लाशें उठा रही थी। सिर्फ 6 दिन 20 से 26 जून तक 568 लोग मारे गए और एक दिन में मतलब 25 जून को 141। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? ये सब हो रहा था कराची में। वही कराची जो 2015 की हीट वेव में 1200 डेथ रिपोर्ट करवा चुका था। और 2024 में वही रिपीट हुआ जो 2015 में हुआ था। पता है हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? हर साल बारिश से पहले एक ही ड्रामा रिपीट होता है। एनडीएमए का प्रेस रिलीज होता है, हैवी रेन एक्सपेक्टेड, अर्बन फ्लडिंग पॉसिबल है, और फिर वो मैजिकल सेंटेंस, पब्लिक इज एडवाइज टू रिमेन अलर्ट। मतलब भाई ये अलर्ट कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सअप फॉरवर्ड आएगा या इमाम साहब खुतबे में बताएंगे? रियलिटी है कि पाकिस्तान के पास SMS बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो थियोरेटिकली PTA के थ्रू ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि मैसेज या तो लेट आते हैं या कभी आते ही नहीं है। 2025 का ही सीन सुनो। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, जानसरो, दादू सबको बोला गया कि स्टे अलर्ट एंड मॉनिटरिंग अपडेट, लेकिन अपडेट का क्या हाल है? ना प्रॉपर SMS। मतलब लोग बिना वार्निंग के फ्लड वाटर के सामने खड़े हो गए। सिस्टम एग्जिस्ट करता है लेकिन कवरेज और रिलेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब काफ़ी सिंपल है कि आज तक एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लगा ना सके। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम होता तो लोग अपने खेत, ठीक है, अपने घर बचाने के लिए तैयारी कर सकते हैं कम से कम। और आयरनी है कि एडवाइजरी खुद लिखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग एक्सपेक्टेड ड्यू टू पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो सवाल ये कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना किसका काम है? आंसर है उन्हीं का। 2019 का फ्लड आता है, 1.8 मिलियन पीपल डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। 2022 का सुपर फ्लड आता है, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे होता है। 2025 में पंजाब फ्लड आता है। अर्ली एस्टीमेट और लोकल रिपोर्ट के मुताबिक 2 मिलियन के करीब लोग अफेक्ट हुए हैं। फाइनल ऑफिशियल डेटा अभी क्लियर नहीं है, मगर डिस्प्लेसमेंट और क्रॉप लॉस कन्फर्म है। कारी सैयद देरा इस्माइल खान के रहने वाले, वो कहते हैं कि हम गरीब किसान हैं और हर बार जब ये फ्लड आता है हमारे घर तबाह हो जाते हैं। और ये लाइन सिर्फ कारी सैयद इस्माइल की नहीं है, ये हर एक फ्लड विक्टिम की है। जब भी वो घर बनाते हैं नेक्स्ट ईयर दोबारा फ्लड आके तबाह कर देता है। और गवर्नमेंट का यहाँ पता है क्या स्टांस होता है? रीलोकेट वैल्यूबल्स और लाइफ स्टॉक टू सेफर लोकेशन। सेफर लोकेशन कौन सी है? वो रिलीफ कैंप जो हर साल खोले तो जाते हैं फ्लड आने के बाद, लेकिन ओवर क्राउडेड, अंडर फंडेड और बेइंतहा मिसमैनेजमेंट होती है। यानी असली ट्रांसलेशन यही है कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी जान खुद बचाओ। मई 7, 2022 हुंजा वैली। सुबह का वक्त था, हुसैनाबाद। हुंजा के लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी जी रहे थे। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और कराकरम हाईवे पर ट्रक गुजरते जा रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था जब तक एक अजीब सी गरजने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पानी की आवाज़ आई, पर वो नदी जैसा फ्लो नहीं था, एक दीवार जैसा पानी था। कुछ सेकंड में आवाज़ बढ़ती रही और एक ज़बरदस्त फ्लोट नीचे की तरफ आया। हसनाबाद ब्रिज जो पूरे इलाके को जोड़ता है एक ही पल में गिर गया। 6 घर और गिरे तो हाइड्रो स्टेशन भी टूट गए। सोचो ज़रा, जहां आप रह रहे हो सुबह के वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में इस तरह का माहौल बन जाए। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये एक विलेज की कहानी नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है जो पूरे पाकिस्तान के नॉर्थन वैली पे रिपीट होता रहता है। पाकिस्तान के पास 7200 ग्लेशियर्स हैं, दुनिया के पोल्स के अलावा सबसे ज़्यादा, और इन ग्लेशियर से बनते हैं 3000 प्लस ग्लेशियर्स लेक। एक्सपर्ट कहते हैं कम से कम 33 लेक इतने डेंजर हैं कि कभी भी फट सकते हैं। सोचो, हर ग्लेशियर एक बर्फ़ का बैंक है। जब गर्मी बढ़ती है तो ये बैंक अपने लॉकर खोलकर पानी रिलीज़ करने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले इलाके ठंडे थे क्योंकि हवा साफ़ थी, पेड़ ज़्यादा थे और पोल्यूशन कम था। अब इंडस्ट्री का धुआं, गाड़ियों के स्मोक और जंगल काटने की वजह से हवा में कार्बन और स्मोक बढ़ गया है। ये धुआं एक चादर बनाता है जो सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में जाने नहीं देता। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जब सूरज की रोशनी ग्लेशियर पर गिरती है, पहले सिर्फ ऊपर से बर्फ़ पिघलती थी, अब गर्मी इतनी इंटेंस है कि वो अंदर तक घुस जाती है। सोचो जैसे एक आइसक्रीम धूप में रखी हो, पहले सिर्फ ऊपर से मेल्ट होती है, थोड़ी देर में अंदर तक सॉफ्ट हो जाती है। ग्लेशियर के अंदर भी क्रैक्स होते हैं, पानी उन क्रैक्स से सीप होके नीचे जाता है और पूरे सिस्टम को गर्म कर देता है। नीचे एक बड़ी झील ग्लेशियर लेक बन जाती है। ऊपर से ग्लेशियर मजबूत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह तैयार हो रहा होता है। और जब सेफ्टी वेल्वे फेल हो जाए तो हुसैनाबाद जैसी तबाही होती है। अब सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? हम सबको पता है कि ग्लेशियर कभी भी टूट सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लोट नीचे की तरफ आ सकता है, और पाकिस्तान ने भी इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया, कम से कम कागज़ पर नहीं किया। 2017 से पाकिस्तान यूएन के ग्रीन क्लाइमेट फंड के सपोर्ट से गोल्फ 2 प्रोजेक्ट चला रहा है। मिशन बड़ा सॉलिड है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने, लोकल कम्युनिटी को ट्रेन करना है और जो लोग डेंजर जोन में उनको रिलोकेट करना है। साउंड परफेक्ट राइट? लेकिन ग्राउंड का सीन कंप्लीट उल्टा है भाई। 2022 का हुसैनाबाद डिजास्टर याद है? वहाँ पर लोगों के घर बह गए, ब्रिज टूट गया। सवाल ये कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम थे तो पहले वार्निंग क्यों नहीं मिली? एकदम सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि सिस्टम ज़्यादातर कागज़ पर फंक्शनल है, ग्राउंड पर नहीं। 2025 में पाकिस्तान टुडे ने रिपोर्ट किया कि गिजरी डिस्ट्रिक्ट में एक लेक बस्ट होने वाला था। वहाँ जो मल्टी बिलियन रुपीज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा था वो सिर्फ खामोश रहा, अलार्म बजा ही नहीं। लोकल सीएम ने खुद बोला नॉन फंक्शनल बिलियन रुपीज़ डिवाइस, मतलब मशीन वहाँ पर है पर उस वक्त चला क्यों नहीं? अब सोचो, पाकिस्तान में 3000 प्लस ग्लेशियर्स लेक है, लेकिन गोल्फ 2 प्रोजेक्ट ने सिर्फ 24 प्रोजेक्ट लगाए। मतलब अगर 3000 एग्जाम है आपके और तुम सिर्फ 24 की तैयारी कर रहे हो तो फेल होना गारंटेड है। और आयरनी है कि जो थोड़े बहुत सिस्टम है वो भी बार बार ख़राब होते हैं या मेंटेनेंस नहीं होते, जैसे गिजरी डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। पेपर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, पीएमडी फोरकास्ट करेगा, एनडीए में अलर्ट करेगा, पीडीएम में और डीडीएम में रेस्क्यू करेंगे,
लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? 26 जून 2025 एनडीएमए ने अलर्ट दिया कि ग्लेशियर बस्ट कर सकती है। अगले दिन स्वात रिवर में फ्लैश फ्लड आया और 17 टूरिस्ट मारे गए। This family of 18 people, including children, were caught by surprise by a sudden surge of water. Onlookers could only watch helplessly as they were swept away one by one. पहली बात कि उनके पास कोई वार्निंग पहुंची नहीं। अगर मान लेते कि लोकल से मना किया कि भाई मत जाओ, ठीक है, मान लेते एक, बट फिर भी वो काफ़ी टाइम तक रेस्क्यू का वेट करते रहे। अगर एनडीएमए ने अलर्ट दिया था तो रेस्क्यू क्यों नहीं अलर्ट पर थी? अब सबसे फनी बात करते हैं, पता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये सायरन और सेंसस तभी काम करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल जैसे इलाकों में लोड शेडिंग तो आम बात है। एक सायरन जो लोड शेडिंग की वजह से म्यूट हो गया तो वो लाइफ एंड डेथ का डिफरेंट है ब्रो। अब तक हम इस प्रॉब्लम को सीरियस ले ही नहीं रहे, जबकि प्रॉब्लम आज की नहीं है। 1980 काटली लेक डिजास्टर, 2010 अटाबाद लैंडस्लाइड, 2011 यासीन वैली फ्लड, 2018 बेटस्वाद गिजर, 2022 शिस्पर ग्लेशियर आउटबस्ट। ये पैटर्न काफ़ी क्लियर है। हर कुछ सालों में डिफॉरेस्टिंग, पाकिस्तान में लगभग हर साल 11,000 हेक्टर फॉरेस्ट गायब हो रही है। जंगल काटने का सीधा नुकसान ये होता है कि बारिश का पानी ज़मीन में ऑब्जर्व नहीं होता, बल्कि सीधा नदियों और नालों में गिरकर फ्लोड बना देता है। लाहौर इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। लाहौर का ग्रीन कवर तबाह हो चुका है। 1990 में सिटी का 4% एरिया टी से कवर था, लेकिन 2017 तक ये गिरकर 0.9% रह गया। 77% का डिक्लाइन। आज सिचुएशन और भी ख़राब है, ग्रीन कवर लेस देन 1%। हाउसिंग सोसाइटीज़, इलीगल कंस्ट्रक्शन ने हरियाली निगल ली और रिजल्ट ये कि हल्की बारिश में लाहौर डूब जाता है। स्वात और मरी जैसे इलाकों की हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। टिम्बर माफिया ने पहाड़ियों को ख़त्म करके रख दिया है। अब थोड़ी सी बारिश हो तो लैंडस्लाइड सड़कों और घरों को तबाह कर देती है। 2025 के फ्लैश फ्लड ने साफ दिखा दिया कि बिना जंगल के पानी को रोकने का कोई सिस्टम नहीं बचा। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक स्वात के फॉरेस्ट को टिम्बर माफिया ने इतना काटा है कि अब सिर्फ कुछ ही हिस्सा बचा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो 30 to 70% फॉरेस्ट और गायब हो सकता है। सैटेलाइट डेटा ने कालाम, महोदाद लेक और गबराल जैसे प्रोटेक्ट इलाकों में भी घने फॉरेस्ट को पतला होते हुए रिकॉर्ड किया है। लोकल लोग भी खामोश नहीं बैठे क्योंकि उन्हें ही पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। जून 2024 में स्वात में रैलियां हुई, आवाज़ें उठी इन टिम्बर माफिया के खिलाफ, लेकिन ये आवाज़ें पैसे और पावर के सामने हमेशा दबा दी जाती हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। कारी फजल वहाब, एक 45 साल के इमाम और कुरानिक स्कॉलर जो स्वात से ताल्लुक़ रखते हैं। मस्जिद में इमाम होने के साथ साथ वो टीचर भी हैं, लेकिन उनका असल मिशन है स्वात के एनवायरनमेंट को बचाना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। और उन्होंने 10,000 से ज़्यादा ट्री प्लांट लगाए और उनका गोल है 1 लाख तक पहुँचना। स्वात जो कभी अपनी खूबसूरती और बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर था, आज डिफॉरेस्टेशन और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से तबाह होता जा रहा है। जंगल कट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की हैबिटाट्स ख़त्म हो रही हैं और फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। कारी फैजल वहाब कहते हैं स्वात का साफ एनवायरनमेंट और वेदर खतरे में। अगर हर एक सिटीज़न एनवायरमेंटल एडवोकेट बन जाए तो स्वात कभी नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड के लिए वल्नरेबल नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह कि अपर स्वात रीजन में लोग फ्यूल और फर्नीचर के लिए ट्रीज काट रहे हैं और जो लोग एनवायरनमेंट के लिए खड़े होते हैं उनको टिम्बर माफिया टारगेट करता है। कारी फजल वहाब इसका खुद शिकार हो चुके हैं। उन पर अटैक किया टिम्बर माफिया ने और जब वो पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो उन्हें ही अरेस्ट कर लिया गया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। फिर भी वो रुके नहीं है। वो कहते हैं मेरी कोशिश है कि लोग और स्टूडेंट्स समझ सके कि एनवायरनमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है। मैं स्वात को क्लाइमेट चेंज के खतरनाक फ्यूचर से बचाना चाहता हूँ। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है तो मैं तुमसे शर्त लगा कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम तुम्हारी भी है। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला तो हर एक पाकिस्तानी सफ़र करेगा। 2022 के फ्लड में सिंध की 80% राइस क्रॉप बर्बाद हो गई थी। लगभग 1.8 मिलियन टन चावल पानी में डूब गए। मतलब अगर हर गांव की मंडी में 10 ट्रक चावल की आनी थी तो सिर्फ 2 आई। कॉटन का 88% और शुगर का 61% लॉस एस्टिमेट किया गया। ये वो क्रॉप्स हैं जो एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है।
ओवरऑल की क्रॉप्स का USD 1.3 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ और सिर्फ वेजिटेबल, टमाटर, प्याज, मिर्ची जैसे चीज़ें USD 374 मिलियन का नुकसान रिपोर्ट हुआ। और अगर फ्यूचर की बात करें, क्लाइमेट स्टडी के मुताबिक 2040 तक वीट की प्रोडक्शन 6% तक गिर सकती है, राइस 50 to 80% तक। सिंपल है भाई, फ्लड के बाद एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगा और जब एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगा तो पाकिस्तान के हर एक कोने में गंदम और सब्जियों की कीमत डबल हो जाएगी और जिसे ये फ्लड नुकसान नहीं पहुंचाता उसे महंगाई पहुंचाएगी। अभी रिसेंटली 2025 के फ्लड ने पंजाब का 60% राइस क्रॉप तबाह कर दिया है, 30% शुगर कैन बर्बाद हो गई है और कॉटन प्रोडक्शन अपने टारगेट से 35% नीचे गिर गया है और रेट स्पाइक अब अभी देख सकते हो। यह है पाकिस्तान का क्लाइमेट क्राइसिस। फ्लड हो या गर्मी, आखिर में नुकसान सिर्फ आवाम को उठाना पड़ता है। सोल्यूशन चाहिए, 25 कमेंट चाहिए, उसके बाद सोल्यूशन पर बात करेंगे।